हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए, इतिहास की वीडियो की अगली कड़ी में हम पढ़ रहे थे, अगर आपको याद हो, देखिए हम पढ़ रहे थे ब्रिटिश शासन के अधीन भारत में प्रशासनिक विकास, और इसे हम पढ़ते पढ़ते कहाँ तक आ गए थे? हम लास्ट 1861 तक पढ़ गए थे। ठीक बात है, 1861 तक अगर आपको याद हो तो हम पिछली वीडियो में पढ़ गए थे। उसके बाद इस वीडियो में देखें हम क्या पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम 1892 का अधिनियम और 1909 का भारत शासन अधिनियम पढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आपको भविष्य में भी पेपर में देखिए कई क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, कभी आप मुख्य परीक्षा भी लिखने लगे या भारत में संविधान का विकास लिखने लगे, इस तरह के कभी क्वेश्चन आते हैं। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि आप जब भी पढ़ें तो 1861 लाइन खींच लें, 1892 और 1909। अगर इन तीनों का आपने कंपैरेटिव स्टडी की है तो आप तीनों कभी भी आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे इन अधिनियम से। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप जब इन्हें पढ़ें तो ये दोनों आप पढ़ें तो पिछली वीडियो भी आप देखें 1861 का अधिनियम, और तीनों का एक आप लाइन खींच लें एक पेज में और तीनों का कंपैरिजन करें क्या क्या चेंज हुआ। सिर्फ आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर आपने कंपैरिजन करके एक बार पढ़ लिया तो आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे और आपका कभी पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बहुत क्वेश्चन आते हैं, देखिए कोई इंपॉर्टेंस होगी तभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंस है। आगे आधुनिक भारत तो बहुत आसान हो जाता है। तो देखिए, बहुत तुलनात्मक रूप से आपको पढ़ना चाहिए क्या क्या चेंजेस हुए। तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ। मैं 1892 से शुरू करूँगा, जरा सा रिकॉल कर लेंगे, अगर जरूरत होगी तो फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 1892 के भारत परिषद अधिनियम। सबसे पहली बात तो ये है कि हमने देखते हैं कि क्या कारण थे जिनके कारण ये अधिनियम आया। ये बिंदुओं को देख लीजिए। देखिए, 1861 का अधिनियम पारित हुआ था और विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया गया था। बिल्कुल ठीक बात है, मैंने आपको कहा यही आपको तुलना करनी है कि मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12 गैर सरकारी सदस्यों को शामिल किया गया था। जब कभी गवर्नर जनरल की परिषद कानून बनाएगी तो वो 6 मिनिमम था और 12 सदस्यों को शामिल करेगी, ये प्रावधान हमने पढ़ा था। ठीक बात है, लेकिन वो जनता के प्रतिनिधि नहीं थे। मैंने आपको बताया था कि वो सारे कौन थे गैर सरकारी सदस्य। गवर्नर जनरल अपनी तरफ से बड़े बड़े जमींदार, कहीं की जमींदार, है ना, और अवकाश प्राप्त अधिकारी आदियों को शामिल करता था, जो क्या थे, वो भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। ठीक बात है। 1857 में देखिए बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। तो विश्वविद्यालयों की स्थापना होने के बाद मैंने आपको पढ़ाया था ये भी कि 1854 में चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया था, जिसके द्वारा 1857 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालय बने थे। भारत के पहले विश्वविद्यालयों में गिना जाता है कलकत्ता विश्वविद्यालय। तो वहां पे राष्ट्रीयता का उभार हो रहा था। ठीक बात है, और अपने अधिकारों के प्रति भारतीयों को जागरूक किया जा रहा था। ठीक बात है। तो ये देखिए 19वीं सदी भारत में एक पुनर्जागरण की सदी है। तो भारतीयों को जन जागरूकता आ रही थी भारत में, तो विश्वविद्यालयों की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी जो सरकार पर दबाव बनाएगी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है शिक्षित वर्ग। अंग्रेजी पढ़ रहा था, आप जानते हैं, हम जानते हैं कि विलियम बेंटिंग के समय से 1835 में भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बन गया था। अब शिक्षित वर्ग जो है एक दूसरे के भाषा को, देखिए भाषा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब संवाद स्थापित होता है एक ही भाषा पढ़ के लोग, तो आधुनिक अंग्रेजी साहित्य पढ़ रहे थे। अंग्रेजी साहित्य में तो कार्ल मार्क्स को पढ़ रहे थे। तो इस तरह की किताबों में क्या था, इस तरह की किताबों में तो जनता के अधिकारों को बताया गया था। लेकिन ये लोग, भारतीयों को ये बात लग रही थी कि अंग्रेजी साहित्य में तो इतने अधिकारों की बात की गई है, लेकिन हमारे यहाँ हमें ही अधिकार दे नहीं रहे हैं ये लोग। तो क्या हो रहा था, कम्युनिकेशन जो गैप था अब तक, क्योंकि बहुत क्षेत्रीय भाषाएं हैं भारत में, तो वो गैप खत्म हो रहा था, लोग एक दूसरे के करीब आ रहे थे और चर्चाएं कर रहे थे। ठीक बात है। इसी बीच एक गवर्नर जनरल आएगा जिनका नाम होगा लिटन। ठीक बात है, लिटन होगा, मैं आपको गवर्नर जनरल में पढ़ाऊंगा, जिसका काल 1876 से 1880 है। उसके द्वारा कई ऐसे कानून पास किए जाएंगे जिससे भारतीयों में रोष उत्पन्न होगा
जिनमें एक होगा भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 का और दूसरा होगा समाचार पत्र अधिनियम। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, भारतीय शस्त्र अधिनियम में भी नस्ल भेद किया गया था। जो भारतीय लोग थे उन्हें हथियार रखने, हथियार बेचने आदि का कारोबार करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, जबकि वही अंग्रेज अगर काम करेंगे तो उन्हें किसी भी प्रकार के लाइसेंस की जरूरत नहीं थी। तो एक प्रकार का भेदभाव था ये। इसी तरह से समाचार पत्र अधिनियम, देखिए लिटन के समय में एक अकाल पड़ेगा जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। जब अकाल पड़ेगा तो उस समय क्या होगा, उस समय भारत में ना ब्रिटिश महारानी का दरबार लगा होगा जो 1877 में लगेगा। एक तरफ तो अकाल पड़ा हुआ था और दूसरी तरफ अकाल में सरकार की क्या भूमिका होती है, अकाल में सरकार की भूमिका होती है कि वो जनता के दुखों को दूर करने का प्रयास करे। तो लेकिन ये क्या कर रहे थे अंग्रेज लोग उस समय करोड़ों रुपए खर्च कर रहे थे। महारानी के नाम का दरबार हो रहा था, ब्रिटिश महारानी को भारत की साम्राज्ञी घोषित करने का बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया था दिल्ली दरबार के रूप में। तो हमारे समाचार पत्र थे, उन्होंने सरकार की आलोचना कर दी। अब आलोचना करने से क्या हुआ, उन समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया। तो समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगने से भारतीयों का मुंह बंद करने का प्रयास किया गया। तो उसी की प्रतिक्रिया हुई, भारतीय जो है ब्रिटिश शासन से अपनी मांगे रख रहे हैं। देखिए सूती कपड़े पे, नेक्स्ट सूती कपड़े पर 5% आयात कर हटाने को लेकर टकराव बढ़ा। अब क्या हो रहा था, ब्रिटिश माल जो बन के आ रहा था ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में वो भारत में आता था और इधर भारत का घरेलू चरखे से बना हुआ माल, इन दोनों में हो रहा था कंपटीशन। ठीक बात है। अंग्रेजों ने और क्या किया, जो ब्रिटेन से अपना माल आता था उसके ऊपर जो आयात शुल्क लगता था, होना क्या चाहिए। देखिए आज भी अगर आर्थिक नीति ये कहती है कि हालांकि WTO से को लेकर हमारे बहुत से समझौते हो रखे हैं, अब कोई व्यापार जो है क्षेत्रीय या किसी देश विशेष का नहीं है, अब ग्लोबल हो गया है, लेकिन फिर भी सरकार का प्रयास क्या रहता है, मान लीजिए विदेश से सस्ता माल आ रहा है तो सस्ता माल आना तो उस पर ना ड्यूटी इम्पोज की जाए, आयात शुल्क लगाया जाए, जिससे कि मशीन में बने माल से भारतीय माल, वैसे मशीन का बना माल सस्ता होगा तो लेकिन कंपटीशन तो होगा, तो इससे टैक्स लगा करके इसके ऊपर कर लगा करके इसे महंगा कर दिया जाता है, जिससे कि हमारे घरेलू उद्योग को संरक्षण मिले। लेकिन अंग्रेज क्या कर रहे हैं, अंग्रेज जो अपना माल इंग्लैंड से आ रहा है उसके ऊपर से आयात शुल्क हटा रहे हैं। इसको लेकर के भी बड़ा विवाद हो गया था। तो जनता ने जाना कि हमारे सारे अधिकारों के ऊपर जो आक्षेप है वो ब्रिटिश सरकार ही है। तो राष्ट्रीयता का आप ये कहिए कि राष्ट्रीयता का एक गुबार पनप रहा है इस समय। ठीक है, देखिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। ठीक बात है। कांग्रेस ने लोकमत को सक्रिय करने के लिए विधान परिषद में सुधार करने का मुद्दा उठाया है कि भाई 1861 में जो आपने सुधार किए, भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में जो भारतीयों को शामिल किया वो तो राजे रजवाड़े थे और गवर्नर जनरल जिसे चाहता था उसे ही मनोनीत करता था, तो भारतीयों को भी उसमें शामिल किया जाए। ये कांग्रेस की शुरू से ही मांग रहेगी जब 1885 में स्थापित होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता हूँ। चलिए देखते क्या मुख्य बिंदु थे 1892 के अधिनियम में, हम उन पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए 1892 के अधिनियम में मुख्य रूप से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में ही सुधार किया गया। हम जानते हैं 1858 का हमने अधिनियम पढ़ा था, पीछे आपको याद हो, जिसके द्वारा भारत सचिव का पद इंग्लैंड में बनाया गया था, उसके सहयोगी 15 सदस्यों की परिषद बनाई गई थी। तो इंग्लैंड की गवर्नमेंट में कोई सुधार नहीं किया जा रहा है, भारत की केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सुधार किया जा रहा है। आपको याद होगा 1861 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानसभा में 6 मिनिमम और 12 सदस्यों को शामिल किया गया था, और इसी तरह प्रांतीय विधानसभाओं में भी तो वही सुधार किया जा रहा है, उसी की मैं बात कर रहा हूं। आप देख लीजिए क्या था। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद में क्या सुधार हुआ है। केंद्रीय विधान परिषद में कहा गया है अब कम से कम जो 6 से 12 थे, अब कम से कम उन्हें 10 और अधिक से अधिक कितने कर दिए गए, 16 कर दिए गए। देखिए चुटकी भर सुधार है, मतलब 6 आते थे अब 10 आएंगे। भाई आने की भी तो प्रक्रिया होनी चाहिए कुछ। चलिए दूसरा क्या कहा गया, जो ये सदस्य आएंगे ना, अब इसमें से 40% गैर सरकारी आएंगे। ठीक बात है, आप ध्यान रखिएगा। तो हम देख रहे हैं कि जो 6 और 12 थी सदस्य संख्या 1861 के अधिनियम में, वो अब 10 और 16 कर दी गई है, मिनिमम 10 मैक्सिमम 16। और ये कहा गया है जो भी सदस्य आएंगे उनका 40% गैर सरकारी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखता हूँ। कह रहा सीमित रूप से चुनाव के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। ठीक बात है, कैसे आप देखते हैं।
कह रहा कि निर्वाचित गैर सरकारी सदस्य जो आएंगे उनकी संख्या 5 निश्चित की गई। बिल्कुल ठीक बात है। हमने कहा कि मिनिमम 10 और मैक्सिमम 16 सदस्य आएंगे। उसका 40% जो है कहाँ से आएगा? 40% जो है गैर सरकारी आएगा। तो गैर सरकारी तय हुआ कि 5 आएंगे। ठीक बात है। अब 5 कहाँ से आने थे? 4 तो आने थे प्रांतों के विधानमंडल के गैर सरकारी सदस्य। आप कहेंगे 4 प्रांत कौन कौन से थे? मैं बता देता हूँ। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश है ना। इन चारों से एक एक गैर सरकारी सदस्य आना था। 4 तो ये हो गए, और एक कलकत्ता के वाणिज्य मंडल द्वारा आना था। तो गवर्नर जनरल की विधान परिषद में ये 5 गैर सरकारी सदस्य आने थे। और 5 कहाँ से आने थे? 5 आने थे गवर्नर जनरल मनोनीत करेगा। तो इससे क्या पता लगा हमें इससे पता लगा कि गवर्नर जनरल ने कहा कि विधान परिषद में अब 10 सदस्य शामिल करेंगे। मिनिमम 40% होना था, इन्होंने 50% कर दिया, यानी 10 का आधा कितना हो गया? 5 हो गया। 40% जो है वो मिनिमम था, 40 से ज़्यादा भी हो सकता था। तो आप देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। ये लिखा हुआ है कम से कम 40, यानी कि 40% और मोर देन 40% जो है गैर सरकारी सदस्य आएंगे, ये तय हुआ था। तो अब देख लिए, इन्होंने कहा कि 10 सदस्य आएंगे और 10 में से 5 जो है गैर सरकारी आएंगे, यानी 40% से ज़्यादा ठीक होगी। तो वो 5 सदस्य कहाँ से आएंगे गैर सरकारी सदस्य? 4 प्रांतों से, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, संयुक्त प्रांत। 4 तो ये हो गए, और एक जो आएगा कलकत्ता के वाणिज्य मंडल, व्यापार मंडल बना हुआ था, उसका सदस्यों को निर्वाचित करना था। ठीक बात है। 5 हो गए। 5 गवर्नर जनरल मनोनीत करेगा। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, ये आ गए गैर सरकारी सदस्य। इन्हें क्या अधिकार दिया गया वो देखिए। कह रहा सदस्यों को वित्तीय प्रस्ताव पर विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया। ठीक बात है। मान लीजिए सरकार कोई प्रस्ताव लाई है, गवर्नर जनरल कोई प्रस्ताव लाया है, ले आया, उसके ऊपर विचार प्रकट करने की, ऐसा नहीं ऐसा कर लेते, ऐसा नहीं ऐसा कर लेते। लेकिन कोई अपनी तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं ला सकता गैर सरकारी सदस्य। कहीं आप सोच रहे हैं कि भाई ये सदस्य आ गया और हमारी तरफ से प्रस्ताव रख देगा कि फलानी जगह सड़क बनाओ, ये करो, वो करो, ना, बाहर से कोई प्रस्ताव नहीं आएगा। और ना ही जो गवर्नर जनरल की परिषद ने या प्रस्ताव रखा है उसके ऊपर वोटिंग भी नहीं होगी। जो ले आए बस वो ले आए, आप देख लीजिए क्या हो रहा है बस। ठीक बात है। ना वोटिंग का अधिकार है, ना नया प्रस्ताव लाने का अधिकार है। केवल और केवल आप लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा कर सकते हैं। ठीक होगी बात। चलिए और देखते हैं। आप सवाल पूछ सकते हैं सार्वजनिक हित के मामले पे, लेकिन उसके लिए भी 6 दिन पहले आपको सूचना दी जाएगी। ठीक है। आप सवाल पूछिए, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री यानी अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछेंगे। ये नहीं कि आप बहस करने लग जाएं कि भाई आपने पूछा कि ये पैसा आपने काहे के लिए दिया, उन्होंने कहा हमने तो ये पैसा फलानी जगह की सड़क के लिए दिया है। तो आप ये नहीं कहेंगे कि भाई वहां पे तो सड़क पहले ही बनी हुई है, आपको तो वहां सड़क बनानी चाहिए। ये नहीं, बस आपको एक तरह से आपको सूचना मिल जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक होगी बात। तो देख लीजिए कितने लिमिटेड अधिकार है। उसके बाद प्रांतीय विधानमंडलों में क्या सुधार हुआ? प्रांतीय विधानमंडलों में तय हुआ कि गैर सरकारी सदस्य बम्बई, मद्रास, आप देख सकते हैं बंगाल में मिनिमम 8 और मैक्सिमम 20 अतिरिक्त सदस्यों को बढ़ा दिया गया। चलिए ठीक हो गई बात। और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, ये संयुक्त प्रांत जिसे हम कहते थे, इसमें कितने कर दिए गए? इसमें 15 निश्चित की गई। चलिए गैर सरकारी सदस्य आ गए हैं। ठीक बात है। यानी प्रांतीय विधानमंडलों में मिनिमम 8 और मैक्सिमम 20 हो सकते हैं। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत या संयुक्त प्रांत में 15 तय किया गया है। ठीक होगी बात, आप देख सकते हैं। उसके बाद जो ये प्रांतीय विधानमंडल के सदस्य आएंगे, ये कैसे आएंगे? ये देख लीजिए। प्रांतीय सदस्यों को नगर पालिका द्वारा, विश्वविद्यालय द्वारा, जिला बोर्ड द्वारा, वाणिज्य मंडल द्वारा निर्वाचित होना था। तो इसलिए कहा गया कि 1892 के अधिनियम में निर्वाचन का तत्व तो शामिल है, लेकिन वो जनता का निर्वाचन नहीं है। एक बोर्ड बने हुए हैं, उनके द्वारा निर्वाचन हो रहा है, केंद्र में भी और प्रांतों में। प्रांतों में कैसे हो रहा है? प्रांतों में नगर पालिका के सदस्य, विश्वविद्यालयों के, जिला बोर्ड, वाणिज्य मंडल द्वारा निर्वाचन करना था इनका। ठीक बात है। प्रांतीय सदस्यों को क्या अधिकार दिए गए? प्रांतीय सदस्यों को कार्यकारी परिषद से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। कार्यकारी परिषद आप समझ गए। देखिए हम बात कर रहे हैं, एक तो होती है विधायी परिषद जो कानून बनाएगी, विधायी परिषद में ही ये अतिरिक्त सदस्य शामिल किए जा रहे हैं। कार्यकारी परिषद जो कानून लागू करेगी। उस समय कार्यकारी परिषद पता है किसे कहते थे? गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद होती थी। ठीक है, ये तो थी कार्यकारी परिषद। इसमें जब गैर सरकारी सदस्य डाल दिए तो इसे कह रहे हैं विधायी परिषद, है ना। तो ये गैर सरकारी सदस्य
गवर्नर जनरल की परिषद से सवाल पूछ सकते हैं, यही कह रहा है वो, लेकिन उसके लिए भी कितने दिन पहले, 6 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने शुरू में ही पढ़ा था, मैं आपको दिखा देता हूँ। शुरू में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था 1892 के अधिनियम में जो मुख्य रूप से सुधार हुए हैं वो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सुधार हुए हैं। ठीक बात है। केंद्रीय विधान परिषद में क्या सुधार हुए, कितने गैर सरकारी सदस्य आए हैं, उनको क्या अधिकार मिले हैं, और प्रांतीय विधान परिषद में क्या सुधार हुए हैं वो मैंने आपको बता दिया है, और वो क्या अधिकार है मैंने आपको बता दिया है। कोई नया प्रस्ताव नहीं ला सकते। प्रश्न पूछ सकते हैं 6 दिन पहले सूचना देकर, लेकिन अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। पेपर में ये भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये अधिकार अगले अधिनियम में मिलेगा। ठीक होगी बात। चलिए आइए आगे चलता हूं। अगर मूल्यांकन करें हम इसका, तो मूल्यांकन करते हुए आपको पता लग जाएगा। देखिए, चुनाव की प्रणाली टेढ़ी मेढ़ी, बिल्कुल ठीक बात है, टेढ़ी मेढ़ी तो है ही है। कैसे? नगर पालिका के सदस्य पहले चुने गए, फिर वो प्रांतीय विधानसभा के सदस्य चुनेंगे, और प्रांतीय विधानसभा वाले केंद्रीय विधानसभा मंडल के चुनेंगे। ठीक है, आप देखिए कैसे। देखिए यहाँ पर देखिए, अगर आप देखें यहाँ पे लिखा था केंद्रीय विधानमंडल में, अगर आप ध्यान दें तो केंद्रीय विधानमंडल में जो 5 सदस्य आने थे वो कहाँ से आने थे? 4 प्रांतों से आने थे। 4 प्रांतों के विधानमंडल के गैर सरकारी सदस्य। तो ये प्रांतों के विधानमंडल के आ रहे हैं। प्रांतों की विधानमंडल में कहाँ से आए थे? अब आप वो देखिए, प्रांतों के विधानमंडल में यहाँ से आए थे नगर पालिका विश्वविद्यालय से, और नगर पालिका विश्वविद्यालय के इनके भी अलग चुनाव की प्रक्रिया। तो चुनाव की प्रक्रिया बहुत टेढ़ी मेढ़ी है। सबसे पहले नीचे, नीचे से फिर ऊपर से और ऊपर, इस तरह से एक सीढ़ी नुमा चुनाव प्रणाली बना रखी है। और ये भी मतलब एक तरीके का दिखावा किया गया है। ठीक बात है। उसके बाद देखिए होता क्या था, मान लीजिए ये 5 गैर सरकारी सदस्य गए, है ना, ये 5 गैर सरकारी सदस्यों को नाम भेज दिए। अब इनके नाम भेजने के बाद इनकी नियुक्ति कौन करेगा? इनकी नियुक्ति तो गवर्नर जनरल करेगा। ठीक बात है। तो गवर्नर जनरल द्वारा उन्हें निर्वाचित नहीं कहते थे, बल्कि क्या कहते थे? गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत कहते थे। अब गवर्नर जनरल उन्हें मनोनीत करेगा तो गवर्नर जनरल के तो दबाव में रहते ही थे वो। ठीक होगी बात। चलिए, तो आप देख सकते हैं प्रांतीय सदस्य अंत में, ये जो प्रांतीय सदस्य आ रहे हैं ना, ये प्रांतीय सदस्य, ये प्रांतीय सदस्य अंत में किसके द्वारा मनोनीत होते थे? गवर्नर जनरल के द्वारा मनोनीत। इन्हें निर्वाचित भी नहीं कहा गया था, मनोनीत कहा गया था। ठीक होगी बात। चलिए, हाँ, अब देखिए केंद्र में क्या कहा गया था? केंद्र में केवल दिखावा किया गया, विषयों पर केवल चर्चा की गई, प्रश्न पूछने का अधिकार ही नहीं दिया गया, है ना। आप कोई प्रस्ताव लाई सरकार, आपने उसे कहा अच्छा ये प्रस्ताव लाए हैं, चर्चा कर ली ना, तो क्यों नहीं पूछ सकते आप क्यों लाए हैं, क्या फायदा है इसका? आप कुछ नहीं पूछ सकते, अपनी तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं ला सकते। तो आप देखिए कितना लिमिटेड पावर्स हैं। चलिए देखिए, अब प्रांतों में तो प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया था कि हाँ ये कैसे कर रहे हैं, क्यों पूछ सकते थे। लेकिन अगर कार्यकारी परिषद चाहेगी ना उत्तर नहीं देना, तो वो मना भी कर सकती है, उत्तर नहीं दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना लिमिटेड कर रखा है। चलिए, उसके बाद प्रतिनिधि, जो ये सदस्य चुन के आ रहे थे, ये सीमित वर्गों और धनाढ्य वर्गों को ही मिला हुआ था। ठीक है, आम जनता का इससे कुछ लेना देना नहीं था। तो हालांकि मूल्यांकन में आपने बहुत सारी आलोचनाएं देखी, लेकिन आप 1892 के अधिनियम का जब लास्ट लिखें, अगर मूल्यांकन करते हुए, तो आप लिखें कि यद्यपि सुधार नाकाफी थे, तथापि भारत में प्रशासनिक सुधारों की कड़ी में 1892 के अधिनियम का एक महत्वपूर्ण पायदान है, आप कह सकते हैं इसे, क्योंकि अगले सुधार के लिए 1892 का अधिनियम आधार बनेगा। ठीक होगी बात। चलिए, अब मैं अगले वाले पे चलता हूं। अगला है 1909 का अधिनियम। ठीक है, 1909 का अधिनियम है, पारित हुआ। इसके समय क्या क्या स्थितियां थी देखिए। हमने कहा था 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और कांग्रेस के दबाव भी था, जिससे 1892 का अधिनियम आया था। देखिए, 1885 में कांग्रेस की स्थापना होने के बाद 20 साल तक कांग्रेस में उदारवादी गुट का वर्चस्व था। उदारवादी गुट का वर्चस्व मतलब जो प्रार्थना पत्र, ठीक है, आदि के माध्यम से सरकार को अपनी मांगे रखते थे। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश सरकार भी इनकी मांगों की लगातार उपेक्षा कर रही थी, जिससे क्या हो रहा था, कांग्रेस के अंदर ही एक गर्मपंथी दल का उभार हो रहा था, जो मानता था कि अंग्रेजी सरकार जो है सुधार दबाव से करेगी,
और ये याचना की नीति नहीं चलेगी कि आप बार बार सरकार कांग्रेस अंग्रेजों को लेटर लिख लिख के दे देती है कि आप हमारे ये रखिए, प्रस्ताव दे देती है, माने या ना माने उसकी कोई मर्जी है। तो देखिए इस तरह से उदारवादी गुट की ब्रिटिश सरकार लगातार उपेक्षा कर रही थी। उसी के कारण से कांग्रेस के अंदर ही एक उग्रवादी, जिसे गर्मपंथी समूह कहा गया, उसका उदय हो रहा था, जो तुरंत और तात्कालिक सुधार करने की आशा रखता था और ब्रिटिश सरकार पर साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से सुधार करना है तो वो दबाव बनाना चाहता था। चलिए हम जानते हैं सिविल सेवा शुरू हो गई थी। सिविल सेवा शुरू होने के बाद भी कहने को सिविल सेवा शुरू की गई, लगातार उसमें भारतीयों की आयु कम करते जा रहे थे। आप जानते हैं पहले 23 साल थी, फिर उसे 22 साल करेंगे, ठीक है, फिर उसे 21 साल करेंगे, फिर उसे 19 साल कर देंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर रखा था, सिविल सेवा के लिए एक तो होती है योग्यता, आप कोई परीक्षा देते हैं तो उसके लिए योग्यता होती है। योग्यता होती है सकारात्मक दृष्टिकोण से बनती है योग्यता, जिससे कि सेवा को एक अच्छा सेवक मिल सके जो सेवा करने के योग्य हो। लेकिन अगर आप नकारात्मक दृष्टिकोण से योग्यता डिसाइड करने लगे हैं तो आपका उद्देश्य क्या है, आपको अच्छे लोगों का चयन करना नहीं, अपितु लोगों को आने से रोकना है। यही अंग्रेजी सरकार की मंशा थी, क्योंकि अंग्रेजी सरकार देखिए अंग्रेजी सरकार नहीं चाहती थी। उन्होंने क्या किया, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, परीक्षा इंग्लैंड में होगी। अब बताइए 18 साल 19 साल का लड़का है, इंग्लैंड में पेपर देने जाएगा, तो ये तो बहुत ही नकारात्मक योग्यता है। ठीक बात है। इसके अलावा और देखिए एक गवर्नर जनरल थे इस समय जिनका नाम था कर्जन। ठीक बात है। कर्जन जो है उस समय लिटन थे और इस समय कर्जन का काल 1898-99 से 1905 तक रहेगा। कर्जन द्वारा कई ऐसे काम किए जाएंगे, क्योंकि इस समय क्या है, इस समय असंतोष बढ़ रहा था जनता में और विश्वविद्यालयों आदि में युवा वर्ग जो है सरकार की नीतियों पर खुलकर चर्चा कर रहा था। तो ऐसे में कर्जन ने क्या करा, कर्जन ऐसी जगहों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा रहा था। उसने 1899 में कलकत्ता अधिनियम पारित किया, जिसमें कलकत्ता की निगम पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया। और अगली कड़ी में 5 साल बाद उसने 1904 में कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। इसके द्वारा क्या किया था, विश्वविद्यालय में, क्योंकि विश्वविद्यालय में युवा वर्ग चर्चा कर रहा था सरकार की नीतियों पर, तो उसे लग रहा था राष्ट्रीय आंदोलन के गढ़ बनते जा रहे हैं विश्वविद्यालय, तो उसने क्या करा, विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया। तो इससे भी जनता में क्या, युवा वर्ग में असंतोष पनपा और सरकार पर दबाव बनने लगा। उसके बाद विदेशों, विशेषकर दक्षिण अफ्रीका में, देखिए इस समय जो है गांधी जी जो थे दक्षिण अफ्रीका में थे, और दक्षिण अफ्रीका में देखिए, दक्षिण अफ्रीका और भारत में क्या कॉमन था, भारत में और दक्षिण अफ्रीका में कॉमन था कि सरकार एक ही देश की थी। वहां भी ब्रिटिश का कब्जा था और भारत में भी। तो ये क्या कर रहे थे, ये भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार कर रहे थे। इन्होंने कई तरह के कानून पास किए थे जिससे कि भारतीयों की तो संतान भी अवैध हो गई थी। तो इससे अपमानजनक व्यवहार किए जा रहे थे, जिसका समाचार पत्र निरंतर भारत में प्रचार कर रहे थे और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक जन असंतोष निरंतर बढ़ रहा था। ठीक बात है। कर्जन के समय भी अकाल पड़े और अकाल और प्लेग के प्रकोप के कारण ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार की जो प्रयास थे वो नाकाफी थे, बल्कि ब्रिटिश सरकार के जो प्लेग आदि को कंट्रोल करने के प्रयास थे वो नकारात्मक थे। इसके विरुद्ध जो है महाराष्ट्र में एक गर्मपंथी जो है चापेकर बंधु का जिक्र आएगा, आगे हम चर्चा करेंगे। वो प्लेग अधिकारियों की हत्या भी कर देंगे। तो क्या हो रहा था, एक रोष पनप रहा था। इसी समय कर्जन ने बंगाल विभाजन लागू किया था। बंगाल विभाजन 1905 में, वो भी देखिए बंगाल को मुख्य उद्देश्य, क्योंकि बंगाल इस समय राष्ट्रीय आंदोलन का गढ़ बन रहा था और इन्होंने बंगाल विभाजन लागू करके राष्ट्रीय आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया। बल्कि ये नकारात्मक पड़ा इनके ऊपर, अंग्रेजी सरकार के ऊपर, क्योंकि जनता उस समय तक समाचार पत्रों के माध्यम से समझने लगी थी और बड़ा अच्छा प्रचार किया गया और एक आंदोलन भी चलेगा, स्वदेशी आंदोलन। तो वो क्या होगा, सरकार पर दबाव बनाएगा कि सरकार जो है भारतीयों के लिए सुधार करे। चलिए 1892 का अधिनियम, मैंने आपको बताया कि 10 सदस्य आ गए, 16 सदस्य मिनिमम मैक्सिमम, प्रांतों में 8 मिनिमम मैक्सिमम 20 हो सकते थे। और वो सारे के सारे गवर्नर जनरल द्वारा, अंत में गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होने थे। कहने को तो चुनाव की अप्रत्यक्ष प्रणाली, लेकिन वो वास्तव में गवर्नर जनरल ने ही नियंत्रण कर रखा था। न उन्हें सवाल पूछने का भी अधिकार नहीं था। ठीक है, प्रांतों में सवाल पूछ सकते थे, लेकिन उत्तर देना न देना सरकार की, अधिकारियों की, गवर्नर की इच्छा पर निर्भर था। तो ये दिखा रहा था कि ब्रिटिश सरकार जो है अनचाहे मन से सुधार कर रही है, तो इसलिए जनता क्या कर रही थी, दबाव बना रही थी। ठीक बात है। तो लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, उपरोक्त कारणों के
अनेक कारणों ने जनमत के दबाव को बढ़ाया, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे यहाँ 1909 का अधिनियम पारित हुआ। अब क्या क्या प्रावधान है वो देखते हैं। 1909 के अधिनियम के प्रावधान, ठीक है। चलिए देखिए 1909 के अधिनियम के ब्रिटिश सरकार के उद्देश्य क्या थे। बांटो और राज करो के आधार पर देखिए, कांग्रेस में इस समय गरम दल उभर रहा था, तो क्या चाहती थी अंग्रेजी सरकार, कांग्रेस के गरम और नरम का विभाजन करना चाहती थी, और वो सफल भी हुई थी। उसने 1907 में भारत में सूरत फूट पड़ेगी, जिसमें कांग्रेस के 2 फाड़ हो जाएंगे, ठीक बात है। तो अंग्रेजी सरकार करजन के समय से ही बांटो और राज करो पर चल पड़ी थी। उसे लग रहा था कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है, तो कांग्रेस के जनाधार पे हमला किया जाए, तो कुछ ऐसे सुधार लाए जाएं जिससे एक वर्ग तो संतुष्ट हो जाए और दूसरा वर्ग असंतुष्ट हो जाए। जब एक घर में 2 लोग अलग अलग इच्छाएं रखने लगते हैं तो उनमें दरार पड़ जाती है, ठीक बात है। तो अंग्रेजी सरकार इसी चीज को ध्यान में रखकर 1909 के अधिनियम में ऐसे सुधार लाएगी जिसका नरम वर्ग तो संतुष्ट हो जाएगा और गरम वर्ग असंतुष्ट हो जाएगा, और क्या होगा, इनमें दरार पड़ जाएगी और कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा आगे, ठीक है। इसी तरह से ब्रिटिश सरकार अब मुस्लिमों के प्रति तुष्टीकरण की नीति अपना रही थी। तुष्टीकरण की नीति अपना करके वो जानती थी कि 1857 के विद्रोह में सभी वर्गों ने कंधे से कंधा मिला करके आंदोलन किया था, लेकिन वो चाहते थे कि अब राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर किया जाए। तो उन्होंने एक पॉलिसी और अपनाई कि मुस्लिम वर्ग को राष्ट्रीय आंदोलन से पृथक किया जाए, यानी कि बांटो और राज करो की नीति। आपको मुख्य प्रावधान 1909 के अधिनियम में फूट डालो और राज करो के दिखेंगे, एक तो गरम नरम को बांटना और एक मुस्लिम वर्ग को राष्ट्रीय आंदोलन से पृथक करना, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, हम वो देख लेते हैं, तथ्य के रूप में आपके काम आ जाएगा। क्या है, कह रहा हूँ 1907 में भारत सचिव की परिषद में, भारत सचिव आप समझिए कहाँ पे, इंग्लैंड में भारत सचिव और 15 सदस्यों की परिषद थी। उसमें 2 भारतीय गए थे, एक गए थे केजी गुप्ता और एक सैयद हुसैन बिलग्रामी गए थे। ये तो इंग्लैंड में भारत सचिव की परिषद होगी। और 1909 में गवर्नर जनरल की परिषद भारत में थी, यानी कि वायसराय की परिषद। उसमें जो पहले भारतीय गए थे उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, गवर्नर जनरल की परिषद में पहले भारतीय एसपी सिन्हा और भारत सचिव की परिषद में पहले भारतीय केजी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी थे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या प्रावधान हुए 1909 के अधिनियम के। चलिए 1909 के अधिनियम में फिर केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों का आकार और शक्तियां बढ़ा दी गई। हमने कहा था 1861 से प्रयास शुरू हुए थे, 1892 में बढ़ाया गया, जो कि नाकाफी थे, तो आंदोलन शुरू हो गया। 1909 में और बढ़ाया जा रहा है, केंद्रीय में भी और प्रांतीय विधानमंडलों में भी आकार भी बढ़ाया गया और उनकी शक्तियां भी बढ़ाई गई। जिसका उद्देश्य क्या था, ऐसे सुधार करने थे। उद्देश्य नरमपंथी वर्ग को, यानी कांग्रेस के 2 फाड़ करना था। नरम वर्ग को, कांग्रेस के जो उदारवादी गुट है उसको संतुष्ट करना था, ठीक होगी बात। तो आप देख लीजिए। साथ ही पृथक निर्वाचन शुरू किया गया, ठीक है। पृथक निर्वाचन का मतलब एक ऐसे, भारत में कुछ हिस्से ऐसे निकाल दिए गए जिनमें मुस्लिम वर्ग के लिए ये कहा गया कि वहां पे मुस्लिम वर्ग के लिए सीट आरक्षित है और मुस्लिम वर्ग को मुस्लिम वर्ग ही वोट देगा। तो देखिए पृथक निर्वाचन द्वारा क्या किया गया, मुस्लिमों को संतुष्ट करा गया, यानी राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर किया गया। आप समझ गए होंगे, ये इस प्रावधान का 1909 के अधिनियम का मुख्य प्रावधान है। चलिए देखते हैं और क्या प्रावधान है, ये पेपर में आता रहता है अक्सर, ठीक है। चलिए देखते हैं, आइए देखिए केंद्रीय विधानमंडल। केंद्रीय विधानमंडल में क्या सुधार किए गए वो देखते हैं। केंद्रीय विधानमंडल में कहा गया कि 69 सदस्य होने थे। 69 कैसे, पहले कितने किए गए थे केंद्रीय विधानमंडल में, 10 और 16 किए गए थे, अब उसे वो 69 कर दिए। 69 कैसे, 60 + 9, 9 कौन है, 9 कौन तो है गवर्नर जनरल, उसकी परिषद के 7 सदस्य और एक अन्य व्यक्ति, ठीक है। ये तो 9 तो अलग हो गए, ठीक है। और 60 सदस्य कौन है वो देख लीजिए। 60 में भी कह दिया कि 28 तो सरकारी होंगे, ठीक बात है, और 32 क्या होंगे, गैर सरकारी होंगे। तो केंद्रीय विधानमंडल में 28 और 32 का रेशो किया गया। आप देखिए, अब आप कहेंगे 28 ये हो गए, 32 ये हो गए, अब सरकारी कितने हो गए, 28 तो ये हो गए 60 में से, और 9 गवर्नर जनरल वाले थे। तो आप देख सकते हैं 28 ये + 9 ये गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में टोटल 69 में से 37 तो सरकारी हो गए, ठीक बात है। तो आप देख सकते हैं बहुमत किसका बना हुआ, सरकारी सदस्यों का बना हुआ है। अब 32 गैर सरकारी आने थे, बिल्कुल ठीक बात है। 32 गैर सरकारी आने थे, जिसमें से
5 तो गवर्नर जनरल ही मनोनीत करता था। लो जी, 5 और आगे 37 और 5 कितने हो गए, 42 हो गए। और 27 सदस्यों का निर्वाचन होना था। मतलब दिखावा ऐसे किया गया, अगर आप इसे देखें कि 60 में से 28 सरकारी और 32 गैर सरकारी, तो ये दिखा रहा है कि भाई गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत हो रहा है। लेकिन वास्तविकता देखिए आप, वास्तविकता ये 28 सरकारी ये हो गए, इसे 69 में देखिए 28 ये हो गए, प्लस 9 गवर्नर जनरल की परिषद के हो गए, 28 9 37 हो गए, प्लस जो 32 गैर सरकारी हैं उसमें से भी 5 जो हैं कहाँ से आने हैं, 5 जो हैं गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होने हैं। तो आप देख सकते हैं टोटल 69 में से 28 और 9 37 और 5 42 हो गए। हालांकि 5 गैर सरकारी हैं, तो आप देख सकते हैं तो 37 तो सरकारी हो गए, ठीक बात है। और सरकारी में 5 गवर्नर जनरल द्वारा गैर सरकारी भी मनोनीत करेगा, तो इस तरह से सरकार के तो 42 सदस्य हो गए, ठीक बात है। आप बताइए कि कैसे प्रावधान किए गए, दिखावा किया गया है ना। और देखते हैं ये 27 सदस्य कैसे आने थे, उन्हें भी देखिए। 27 सदस्यों में से 13 सदस्य तो आने थे कहाँ से, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, संयुक्त प्रांत, ठीक है। प्रत्येक से 2-2, तो यानी कि 8 तो ये हो गए, ठीक बात है। असम, बिहार, उड़ीसा एक ही था, मध्य प्रांत, पंजाब, वर्मा सबसे 1-1, तो 5 ही हो गए। तो 8 और 5 कितने हो गए, 13। चलिए 13 का निर्वाचन कैसे होना था, साधारण निर्वाचन मंडल द्वारा होना था। साधारण निर्वाचन मंडल का मतलब आप समझे, यहाँ पे कोई आरक्षण आदि का प्रावधान नहीं था कि भाई जमींदारों के होंगे या किसी के होंगे, ऐसा नहीं था। तो ये 13 सदस्य तो साधारण निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित होने। 13 कहाँ से आए, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, संयुक्त प्रांत, यहाँ से प्रत्येक से 2-2, तो 4 दूनी 8। और असम 1, बिहार उड़ीसा 1, मध्य प्रांत 1, पंजाब 1 और वर्मा 1। इनसे 1-1 आ गए, तो 5 ही हो गए। तो 13 सदस्य साधारण निर्वाचन द्वारा हो गए। 27 में से 13 हो गए, अब बचे कितने, 14। 14 में से 6 तो भूमिपति यानी जमींदारों के आएंगे। लो, ये जमींदार भी किसका है, जमींदार भी तो अंग्रेजों का पाला हुआ ही है। 6 ये हो गए। चलिए, और 6 के लिए मुस्लिमों के लिए पृथक आरक्षण किया गया। तो देख लीजिए, मुस्लिमों के लिए पृथक आरक्षण कौन दे रहा है, ब्रिटिश सरकार दे रही है। तो ये भी ब्रिटिश सरकार के पिछलग्गू ही होंगे। तो आप देख लीजिए 14 में से 12 ये हो गए। और 2 कहाँ से आने थे, 2 आने थे बंबई और बंगाल के वाणिज्य मंडल। वाणिज्य मंडलों पर सरकार का नियंत्रण है। तो आप देख लीजिए 14 में से 14 सदस्य तो ये भी सरकार के दबाव वाले आ गए। पीछे 42 सदस्य दबाव वाले आ गए सरकार के, ठीक बात है। तो कितने हो गए, 56 तो ये हो गए। 56 हो गए, कितने हो गए, 6 6 12 और 2 14, ठीक बात है। 14 और 42, हाँ 56 14 और 42, ठीक है, जितने भी हो गए। देखते हैं एक बार पीछे कितने थे, मैं फिर देखता हूँ। 37 और 5 तो हो गए, 42 तो ये हो गए, ठीक बात है। उसके अलावा ठीक है, उसके अलावा अगर 42 प्लस अगर जो बात करूं मैं, 14 सदस्य ये हो गए। 42 और 14 कितने हो गए, 56 हो गए। 56 और 2 58 ये हो गए, है ना। तो आप देख सकते हैं ये सारे के सारे सरकार के दबाव से ही आए हैं। तो आप आराम से देखिएगा, मैंने 27 सदस्यों का रिकॉर्ड बताया है। 27 सदस्यों के अगर जो रिकॉर्ड की बात करूं मैं, हमने पहले ही कहा था 27 सदस्य कैसे आ रहे हैं। 27 सदस्य आप देखिए, 27 में से साधारण निर्वाचन द्वारा कितने आ रहे हैं, 13, तो बचे कितने, 14। 14 में से ये रहे 6 + 6 + 2, ठीक होगी बात। इसी की बात कर रहा था मैं। 6 पृथक मुस्लिम क्षेत्र से ये हो गए निर्वाचन द्वारा। ये पृथक आरक्षण दिया गया था 1909 के अधिनियम द्वारा। तो आप देख सकते हैं क्या प्रावधान किए गए थे। चलिए मैं नेक्स्ट चलता हूँ। नेक्स्ट, प्रांतीय विधानमंडल में क्या किया गया। चलिए देखिए, प्रांतीय विधानमंडल में सदस्यों को संख्या तो बढ़ा दी गई, बिल्कुल ठीक बात है। और प्रांतीय विधानमंडलों में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत दिया गया। लेकिन वास्तव में भी ये भी क्या था, वास्तव में ये भी एक दिखावा। क्या है मद्रास का उदाहरण, वो दिखा देता हूं मैं आपको। मद्रास का उदाहरण ये है, लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत दिया गया। चलिए, अब लिखा है कि वास्तव में ये दिखावा था। और इसका उदाहरण मद्रास से आप समझ सकते हैं कैसे। मद्रास की विधान परिषद में 47 सदस्य होने थे, 47। मैं उदाहरण से समझाता हूं आपको, ठीक बात है। और इसमें से 26 जो है गैर सरकारी होने थे,
ठीक बात है। 26 गैर सरकारी हो गए तो 21 सरकारी हो गए, आप समझ गए होंगे, है ना। तो आप देख सकते हैं 26 गैर सरकारी और 21 सरकारी। तो आप कहेंगे ये तो ऐसे लग रहा है कि भाई 26 गैर सरकारी हैं तो इन्हें बहुमत हो गई, यही तो लिखा हुआ है कि गैर सरकारी को बहुमत। लेकिन इन 26 का भी तो देखो क्या किया गया था। इन 26 में से 21 ही निर्वाचित होते थे, ठीक बात है, और 5 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होते थे। अब ये बताइए मुझे आप, 21 निर्वाचित हुए, 5 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होते थे। यहां पे लग रहा था कि गवर्नर जनरल के सरकारी 21 हैं, लेकिन ये 5 जो गवर्नर जनरल मनोनीत करता है ये भी तो गवर्नर जनरल का ही पक्ष लेंगे। अब देखिए, लग रहा था ऐसा कि गैर सरकारी 26 हैं तो बहुमत हो गया गैर सरकारी को, लेकिन इस 26 में से 5 जो हैं वो गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत हैं, तो ये 5 उधर शिफ्ट हो गए, तो 21 + 5 26। अब यहाँ पे किसका, सरकार का बहुमत हो गया। तो ये दिखावा किया गया था। आप समझ गए ना मैंने क्या कहा। मैंने कहा मद्रास में 47 सदस्य होने थे विधान परिषद में, जो भी थी, है ना, विधानमंडल में, प्रांतीय विधानमंडल में, उसमें से 26 गैर सरकारी और 21 सरकारी। तो आप कहेंगे 26 जब गैर सरकारी हैं तो 26 को बहुमत हो गया, यानी सरकार ने गैर सरकारी सदस्यों को बहुमत दे दिया। लेकिन नहीं, 21 सरकारी थे, 26 गैर सरकारी। इस 26 में से भी 21 का ही चुनाव होना था, 5 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत। अब गवर्नर जनरल अपने को मनोनीत करेगा, ये 5 जाके 21 में उधर जुड़ गए, तो बहुमत किसका हो गया, बहुमत सरकार का हो गया। भले ही इन 26 में 21 सरकारी, 5 गैर सरकारी, लेकिन ये 5 गैर सरकारी भी गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत हैं, तो सरकार का ही एक तरह से पक्ष लेंगे। ठीक होगी बात, आप समझ गए क्या दिखावा था। उसके बाद अगर जो बात करूं मैं, अब 1909 के अधिनियम की और इम्पोर्टेंट बात जो है ये पेपर में आ जाती है। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में वाद विवाद करने का अधिकार दिया गया। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है कि भाई आपने ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस तरह के सवाल भी पूछ सकते थे, पूरक प्रश्न करने का, बजट पर बहस करने का, ठीक बात है, सवाल पूछने का सरकार से, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी से सवाल पूछने का, ये अधिकार दिए गए थे। ये पेपर में कई बार आ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट आऊं, देखिए, बजट पर चर्चा के नियम बनाए गए, बजट पर सवाल पूछे जा सकते हैं, कौन सा व्यय कहाँ किया जा रहा है वो कर सकते हैं, लेकिन बजट पर वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक होगी बात, यहाँ लिमिटेशन बांध दी। लेकिन स्थानीय सदस्यों के लिए धन की मांग कर सकते थे, स्थानीय निकायों के लिए, नगर पालिकाओं के लिए। ठीक बात है, कोई कर का प्रस्ताव आया, उसको संशोधन करने का प्रस्ताव ला सकते थे। उन्होंने कहा कि हम 10% टैक्स लगा रहे हैं, तो वो लाया जा सकता था प्रांतों में कि इसे 5% करिए, और ऋण आदि का प्रस्ताव भी ला सकते थे कि फलानी जगह ऋण दिया जाना चाहिए। ठीक बात है, इस तरह से ये कुछ सुधार हैं और कुछ दिखावे हैं। ठीक होगी बात, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद सीमाएं क्या थी, सीमाएं तो आप देख लीजिए। पृथक आरक्षण दिया गया 1909 के अधिनियम में, और भारतीय अखंडता पर हमला कर दिया है। ठीक बात है, मार्ले ने खुद कहा था। मार्ले कौन थे उस समय, भारत सचिव थे। जो ये 1909 का अधिनियम है, इसे कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार। क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार, क्योंकि मिंटो जो थे वो तो मिंटो गवर्नर जनरल थे और मार्ले जो थे आपके भारत सचिव थे। तो मार्ले ने खुद कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं जिसका फल भीषण होगा, और ये बात अटल सत्य हुई। 1947 का विभाजन की जड़ यहीं बोई जा रही है, बीजारोपण किया जा रहा है, यहीं से निकलेगा वो विभाजन का जो फल निकलेगा। ठीक है, मार्ले ने कहा था। चुनाव प्रणाली बहुत उलझी हुई थी, देख लीजिए कैसे, और छलनी की तरह थी। कैसे, उदाहरण, कुछ लोग तो स्थानीय निकायों का चुनाव कर दिया, स्थानीय निकाय, फिर ये चुनाव मंडल का चुनाव करते। चुनाव मंडल प्रांतीय परिषद के सदस्य चुनता, और प्रांतीय परिषद के सदस्य केंद्रीय परिषद के सदस्य चुनता। भाई कर क्या रखा है, इतने तो शिक्षित भी नहीं, कुछ वर्ग ही भारत में उस समय शिक्षित थे, लिटरेसी उन्हें समझ आएगा, आम जनता के लिए तो कोई लेना देना ही नहीं है इससे। कैसे, आप देखिए चुनाव कैसे होता था। कुछ लोग ने लिमिटेड वोट कर रखा था कुछ लोगों के लिए, और उन्होंने स्थानीय निकायों के चुनाव कर दिए, मान लीजिए, यानी कि नगर पालिका के सदस्य चुन दिए। उन नगर पालिका के सदस्य कुछ सदस्यों को चुनते और वो चुनाव का एक मंडल बनता, बोर्ड बनता। फिर वो बोर्ड क्या करता, प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों को चुनता। फिर प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य क्या करते, केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य चुनते। कर रखा नहीं बवाल, एक तरह की लड़ी सी बना रखी चुनाव करने की, है ना। तो ये मजाक कर रखी थी इन्होंने। फिर उसके बाद और क्या लिमिटेशंस हैं, विदेश मामले, देसी रियासतों से संबंधित मामले आदि पर चर्चा ही नहीं कर सकते थे। ये सारे के सारे लिमिट से बाहर कर रखे थे। ठीक बात है, चलिए देखिए, ये पूरा हो गया आपका
अब मैं आपसे कहूं कि अगर आपको मूल्यांकन लिखना हो तो 1909 के अधिनियम का देखिए अगर ब्रिटिश सरकार 1909 के अधिनियम में अगर सारी जनता संतुष्ट हो जाती तो राष्ट्रीय आंदोलन कैसे चलता। तो कहिए कहीं ना कहीं ये सुधार हमारे यहाँ जो आग पनप रही थी उसमें घी का काम करेंगे और इन सुधारों को लेकर के भारत के सुधारवादी नेता जनता के बीच जाएंगे, उनकी चर्चा करेंगे और राष्ट्रीय आंदोलन को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो 1909 के अधिनियम कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरक का काम करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। लेकिन इसमें भारतीय एकता अखंडता पे हमला किया गया जो एक बड़ा ही खराब बिंदु था, जिसका परिणाम हुआ भारत का 1947 में 2 अधिराज्यों के रूप में विभाजन हुआ, भारत और पाकिस्तान। ठीक होगी बात। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको 1892 और 1909 के सारे अधिनियम के प्रावधान बढ़ा दिए। मेरे हिसाब से आपको समझ आए होंगे। मेरे हिसाब से पढ़िएगा, तुलना करके पढ़िएगा, लाइन खींच लीजिएगा अपनी कॉपी में। 1861, 1909 और 1861, 1892 और 1909 इनका कंपैरिजन कर लीजिएगा। अगर आपने इन तीनों का कंपैरिजन कर लिया तो आप समझ लीजिए आपके सारे के सारे चार्टर एक्ट पूरे हो जाएंगे, ये अधिनियम पूरे हो जाएंगे और आगे आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। आपके अब मुख्यतः 1919 और 1935 का रह गया, 1947 में हम स्वतंत्र हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तब तक ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू।